मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 13, हम बीमार क्यों होते हैं। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने दो प्रकार के रोग पढ़े थे, कारक पढ़े थे, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग वे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी भी माध्यम से फैल सकते हैं, और असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। तो संक्रामक रोगों में जो संक्रामक रोग फैलाते हैं वो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक कोशिक और बहुकोशिक होते हैं। एक कोशिक जीव जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अन्य, और इसी प्रकार से बहुकोशिक में जैसे कि कृमि। तो हम सबसे पहले आपको बताएं कि संक्रामक रोग क्या है। कुछ इनको संचारी रोग भी बोलते हैं बच्चों, संक्रामक या संचारी रोग। कुछ सूक्ष्म जीव रोगी मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य तक संचरित हो जाते हैं, संचरित हो जाते हैं। ऐसे रोग संचारी रोग कहलाते हैं। जो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक, यानी कि रोगी मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य तक संचरित हो जाते हैं, और ऐसे रोग क्या कहलाते हैं बच्चों, संचारी रोग। रोग उत्पन्न करने वाले रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया है, इनको बांटा है बच्चों। सूक्ष्म जीवों को भी क्या है, बांटा है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, निमेटोड, क्या क्या बच्चों, देखिए जो रोग उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव, उनको कई वर्गों में बांटा है, और इनमें है कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स और फंजाई। फंजाई यानी कि कवक। इन वर्गों में इनको वर्गीकृत किया है कि इनको सूक्ष्म जीवों को जो क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। एक बार नोट कर लीजिए आप।
अब देखिए जनरली किससे कौन से रोग होंगे। अभी सर तो कह ही रहे थे, वास्तव में ये बोर्ड ही नहीं हो पा रहा है। अब देखिए बच्चों, वायरस वायरस से जनरली कौन कौन से रोग फैल जाते हैं। खांसी जुकाम, खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, ये भी वायरस से ही होता है। डेंगू बुखार, एड्स आदि वायरस से फैलने वाले रोग हैं बच्चों। और आजकल तो मेन बुखार चल ही रहा है, कोविड-19, कोरोना, तो ये भी वायरस जनित है। तो वायरस जनित हम बता रहे हैं कौन कौन से हैं। खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा एड्स। बैक्टीरिया से हैजा, टीबी, एंथ्रेक्स, टाइफाइड बुखार, ये किससे फैलते हैं बच्चों? बैक्टीरिया से। जो कवक हैं, जैसे दांत, खाज, खुजली, त्वचा के रोग, ये फैलते हैं फंजाई से। त्वचा रोग, दांत हो जाता है, खुजली हो जाती है, खाज हो जाती है, ये सब क्या है? फंजाई से होते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से बच्चों मलेरिया एवं कालाजार रोग होता है। कृमि, निमेटोड्स, इनसे आंत्र कृमि संक्रमण होता है। आंत्र कृमि, आंत में जो संक्रमण हो जाता है वो होता है इससे। और फील पांव रोग भी होता है। फील पांव, जिसमें हाथी जैसे पांव सूज जाते हैं, फील पांव रोग। तो ये रोग होते हैं सूक्ष्म जीवों से जनरली। तो आप इन्हें देख लेंगे कि किससे कौन सा रोग हो रहा है। अब देखिए, ये सब तो सजीव की श्रेणी में आते हैं, सब सजीव हैं, चाहे ये वातावरण में रहें या किसी परपोषी के शरीर में आ जाएं, ये कैसे होते हैं? सजीव। लेकिन वायरस, वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। निर्जीव व सजीव के बीच की कड़ी है ये वायरस। देखिए बच्चों, वायरस जब तक वातावरण में है, बाहर पड़ा हुआ है, तो ये कैसा होता है? निर्जीव। वातावरण में वायरस कैसा होता है? निर्जीव।
ये सालों तक वातावरण में पड़ा रहता है, निर्जीव अवस्था में अपने चारों तरफ कवच बना लेता है, जिससे सर्दी, गर्मी, बरसात इसको प्रभावित नहीं करती है और ये निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है वायरस। लेकिन जैसे ही ये वातावरण से किसी सजीव के संपर्क में आता है, सजीव के संपर्क में आता है, जैसे ही आएगा ये संपर्क में, ऐसे ही ये जिस प्रकार से राक्षस कहते हैं ना, राक्षस जिंदा हो जाते थे, तो उसी प्रकार से देखिए जैसे ही वायरस सजीव के संपर्क में आता है तो इसको परपोषी मिल जाता है और अब यह सजीव के संपर्क में आने के बाद, उसकी बॉडी में आने के बाद क्या होता है, सजीव हो जाता है खुद। पहले तो ये मृत अवस्था में रहता है, निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही ये सजीव के संपर्क में आता है, परपोषी के संपर्क में आता है, ये खुद भी क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है और परपोषी के शरीर में आने के बाद इसमें गुणन होने लग जाता है, गुणन शुरू हो जाता है, यानी कि अपनी वृद्धि करने लग जाता है। 1 से 2, 2 से 4, तो गुणन शुरू हो जाता है सजीव के शरीर में आते ही। तो आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है तो कहते हैं ना कि भाई लोहे के गेटों को सैनिटाइज करो या जो भी चीज है हाथों को सैनिटाइज करो। तो ये जब तक वातावरण में है वायरस तब तक ये कैसा है, अक्रिय है, क्रियाशील नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सजीव के शरीर में आता है, परपोषी के शरीर में आता है, तो ये अपना गुणन शुरू कर देता है। तो जो कोरोना वायरस चल रहा है तो वो कैसे जाता है, श्वसन के माध्यम से, श्वसन मार्ग से होते लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, वहां पर इसका गुणन शुरू हो जाता है और क्या होता है, बीमारी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि सैनिटाइज करने चाहिए अपने गेट के हैंडल्स, और जिस भी चीजों का आप यूज करते हैं, तो बाहर से कुछ भी सामान लाते हैं वो भी सैनिटाइज करके यूज रखें। तो इस तरीके से मास्क लगा के रखें। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस वायरस की वृद्धि को, गुणन को हम रोक सकते हैं। तो वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये क्या होता है, जब तक वातावरण में है तब तक ये निर्जीव रहता है, ये काफी सालों तक मृत अवस्था में, निर्जीव अवस्था में रहता है। जैसे ही ये किसी परपोषी के संपर्क में आता है तो क्या होता है कि परपोषी के संपर्क में आने पर इसका गुणन शुरू हो जाता है, जैसे कि पोलियो। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने अभी बताया, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, इनके सबके वायरस क्या होते हैं, जब तक बाहर होते हैं, वातावरण में होते हैं, तब तक निर्जीव होते हैं। लेकिन सजीवों के संपर्क में आने पर, सजीव के शरीर में आने पर, परपोषी के संपर्क में आने पर ये क्या हो जाते हैं, अपना गुणन शुरू कर देते हैं। तो ये हमने बताया वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, कृमि, और वायरस के बारे में भी हमने आपको बताया, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये जो वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई है, जब ये परपोषी के शरीर में रहते हैं तो गुणन तेजी से होता है, तीव्रता से होता है इनका। जबकि जो कृमि है इसका गुणन तीव्रता से नहीं होता, ज्यादा तीव्रता से नहीं होता, एक नॉर्मल होता है, तीव्रता से नहीं होता। और वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इनका गुणन तीव्रता से होता है। जैसे ये परपोषी के शरीर में आते हैं, ये अपनी वृद्धि करने लग जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। तो इनका गुणन क्या होता है, तीव्रता से होता है, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई का। जबकि कृमि का गुणन इतनी तीव्रता से नहीं होता। आज तो बच्चों इसे मिटाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसको लिखने की बजाय मिटाने में ज्यादा समय लग रहा है।
तो अभी हम बता रहे थे बच्चों आपको कि वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई इनका गुणन तीव्रता से होता है, जबकि जो कृमि है उसका गुणन तीव्रता से नहीं होता। अब जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, क्या ये नष्ट किए जा सकते हैं? क्या इनको खत्म किया जा सकता है? तो हम बताएंगे कि जो बैक्टीरिया है उसका गुणन तो कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो अभी समय हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बच्चों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखिए, जो ये संक्रामक रोग है, तो रोग फैलाने वाले कारक क्या हैं? रोग फैलाने वाले कारक या साधन। जनरली आप बताइए तो जरा कि किसी को खांसी है, जुकाम है, तो घर में किसी के खांसी जुकाम होती है तो दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य को भी खांसी जुकाम हो जाता है। क्यों हो जाता है बच्चों, बताइए जरा। या किसी के दस्त लग रहे हैं, हैजा हो रहा है, तो दूसरे को भी हो जाता है, क्या कारण है? तो देखिए बच्चों, रोग फैलाने वाले कारक या साधन में आता है फर्स्ट हवा। हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो बूंदें होती हैं, काफी दूरी तक क्या करती हैं? फैलती हैं। छींकने पर छींका तो काफी दूर तक हो जाती हैं। अब ये काफी दूर तक जाती हैं तो क्या होती है, इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर जो भी व्यक्ति होगा वो भी संक्रमित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स हवा में जाती हैं और हवा से कहां जाती हैं? दूसरे व्यक्ति के श्वसन मार्ग तक पहुंच जाती है, श्वसन क्रिया करेगा और श्वसन क्रिया के थ्रू क्या हो जाएगा कि वह जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो हवा क्या है? मेन क्या हो रहा है? साधन है किसका? रोग को फैलाने का। जैसे कि अभी आपको ये चल ही रहा है, मास्क क्यों लगा रहे हैं आप? इसीलिए तो लगा रहे हैं कि जो आपके आसपास लोग बाग हैं वो क्या होते हैं, उनसे जो वायरस है वो हवा में फैले, तो हवा से फैलकर वो आपके श्वसन क्रिया में नहीं आए, आपके श्वसन मार्ग में नहीं आए, इसके लिए क्या लगाया जाता है? मास्क लगाया जाता है। तो मास्क नाक और मुंह दोनों पर लगाना है, बिल्कुल अच्छे से लगाना है। तो हवा, तो पहला साधन क्या हो गया रोग फैलाने के साधन में? हवा। दूसरा देखिए बच्चों, जल। कई बार क्या होता है, अशुद्ध जल होता है। अशुद्ध जल क्या होता है? पी लेते हैं। एक साथ देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को हैजा हो गया, तो क्या हुआ कि सूक्ष्म जीव जल के अंदर आ गए हैं और वो जल को बिना शुद्ध किए डायरेक्ट पी लिया जाता है और पीने से क्या हो जाता है? दूसरा रोग
मतलब सभी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसमें लोग बाग क्या हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। जैसे कि हैजा, कि कहीं किसी क्षेत्र में कोई तालाब है, कुआं है, या कहीं वो है जहां से जल आ रहा है, या कहीं कई बार क्या होता है पानी का पाइप भी लीकेज हो जाता है, और लीकेज होने से जो सीवरेज लाइन का पानी भी उसके साथ मिल जाता है, उस पानी को पी लिया जाता है, उससे क्या हो जाता है, उल्टी, दस्त, हैजा हो जाता है। तो जल भी क्या है, रोग फैलाने का एक साधन है। इसके बाद लैंगिक क्रियाएं, और किसी को रक्तदान किया जाता है, रक्त स्थानांतरण, और गर्भवती मां से शिशु में या दुग्ध पान कराने वाली मां से शिशु में। HIV या एड्स का वायरस क्या होता है, गमन करता है, दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। पर्यावरण में और भी कई जीव हैं, पर्यावरण में अन्य जीवों से कैसे, कई बार क्या होती है कि मक्खियां होती हैं, वो कचरे पर, गंदगी पर बैठ जाती हैं, वहां पर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे जीवाणु होते हैं जो रोग को फैलाते हैं। तो मक्खियां क्या करती है, उस पर बैठ जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, वही मक्खियां, आप देखते हैं ठेलियों पे खाना मिलता है, कुछ समोसे, कचौरी या चाट पकौड़े मिलते हैं, तो वही मक्खियां क्या होती हैं, उस पर खाने पर आकर बैठ जाती हैं। बैठ जाती हैं तो उन्होंने क्या किया कि जो वो बैक्टीरिया थे, जो जीवाणु थे, उनको वहां से गंदगी से उठाकर कहां ले आई है, वो खाने पर ले आई है, और उसी खाने को हम लोग खा लेते हैं। अब वो गंदगी के जो बैक्टीरिया थे वो उस पे ठेलों पर आ गए हैं, उनको ढक के रखा नहीं गया है, और उस खाने को खाने से हम भी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और दूसरा देखिए, मच्छर, एक मनुष्य को मलेरिया हो रहा है, मच्छर, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज वाहक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, उसको प्रोटोजोआ को लेके जाती है मादा एनाफ्लीज। अब ये क्या करती है कि एक मनुष्य को जिसको क्या है कि मलेरिया है, अब उसने क्या किया कि उसके हाथ पर काटा, मलेरिया हो रहा है, और मादा एनाफ्लीज ने क्या किया, उस व्यक्ति को काटा। काटने से क्या हुआ कि उसकी लार में वो प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया मादा एनाफ्लीज की लार में आ गया। अब वही मच्छर उड़ता हुआ जाता है, और उड़ते हुए कहां चला जाता है, दूसरे किसी स्वस्थ मनुष्य को काट लेता है। स्वस्थ मनुष्य को काटने से वो प्लाज्मोडियम कहां छोड़ दिया जाता है, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मच्छर ने, एक मादा एनाफ्लीज मच्छर ने प्लाज्मोडियम का, यानी कि मलेरिया के प्रोटोजोआ का कहां, दूसरे व्यक्ति में क्या कर दिया, स्थानांतरण कर दिया। तो इस तरीके से पर्यावरण में जो अन्य जीव हैं वो भी क्या करते हैं, रोग का स्थानांतरण करते हैं। तो ये भी क्या है, रोग फैलाने वाले कारक या साधन में आते हैं। इस तरीके से ये है रोग फैलाने वाले साधन। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, उपचार के नियम। अभी तो हम रोग कर रहे थे,
अब देखते हैं उपचार के नियम। दो नियम है बच्चों उपचार के लिए, दो नियम कैसे किस प्रकार से उपचार किया जाए। एक तो ये कि रोग के प्रभाव को कम कर दें। दूसरे रोग के कारण को समाप्त कर दें। उपचार के नियमों में दो नियम आते हैं। एक तो ये कि रोग के प्रभाव को कम कर दें और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दें। नोट कीजिए बच्चों, उपचार के दो नियम हैं। एक तो रोग के प्रभाव को कम कर दें या दूसरा क्या करें, रोग के कारण को ही समाप्त कर दें। अब देखिए, ये जो पहला उपचार का नियम है ये कब लागू होता है। मान लीजिए कि अब रोगी को रोग हो चुका है, रोगी को रोग हो चुका है तो अब रोग के प्रभाव को कम करना ही हमारे लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि रोग के कारण को तो कैसे समाप्त कर दे। रोग तो, जो रोग का कारण है वो तो हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है, तो उसको तो खत्म नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, रोग के प्रभाव को कम कर दें। तो रोग के प्रभाव को कम करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है तो बुखार कम करना है। जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, जो जीवाणु वाली बीमारियां होती हैं, उनको किस प्रकार से कम कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए शरीर में बैक्टीरिया ने, ये शरीर है और इसमें बैक्टीरिया ने प्रवेश कर लिया है। अब प्रवेश कर चुका है तो पहली बात तो ये है कि जो हमारी शरीर की, जो हमारी कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, उसमें विशिष्ट सेल्स होती हैं। रक्त के अंदर विशिष्ट सेल होती हैं, विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, और मेन जो होती हैं WBC काम करती हैं इसके लिए, श्वेत रक्त कणिकाएं काम करती हैं। तो विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर। जैसे ही कोई जीवाणु या रोग कारक शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी शरीर की विशिष्ट कोशिकाएं इनसे लड़ने का प्रयास करती हैं, और अगर रोगाणु इनसे नष्ट हो जाता है, क्या करती हैं, उसको नष्ट कर देती हैं ये विशिष्ट कोशिकाएं। तो ये क्या होता है कि रोगाणु को नष्ट करके क्या करती हैं, रोग से, जो हमारा रोग का प्रभाव हुआ है शरीर में, उसको कम कर दिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा ही। अब इसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपके बुखार चढ़ जाता है, शरीर में, बॉडी में बुखार चढ़ गया। क्यों चढ़ गया बुखार? कि क्या होता है कि जब रोगाणु अंदर प्रवेश करता है तो एक निश्चित टेम्परेचर तक तो ये जिंदा रहता है, लेकिन सेल्स क्या करती हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं, और इंक्रीज करने से उसका गुणन कम हो जाता है और धीरे धीरे वो रोगाणु क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए हमें बुखार होता है, बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ जाता है, जिससे कि क्या होते हैं कि विशिष्ट कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा उन रोगाणुओं को नष्ट कर सके। दूसरा क्या होता है कि जब ये प्रवेश कर गई और हमारी कोशिकाएं भी अभी नहीं कर पा रही हैं, एंटीबायोटिक्स, शरीर में बैक्टीरिया आ गया है, और बैक्टीरिया क्या करता है कि जो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे शरीर में बैक्टीरिया आए तो हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि ये जो जीवाणु हैं, जीवाणु के जैव रासायनिक
प्रक्रिया है जिसमें ये गुणन करता है, एंटीबायोटिक और जैव रासायनिक प्रक्रिया को बाधित कर देती हैं। जैसे ही जीवाणु आया और एंटीबायोटिक क्या करती हैं कि इसके जैव रासायनिक प्रक्रिया को बाधित कर देती हैं, रोकती है, बाधित करती हैं। लेकिन जीवाणु भी क्या होते हैं, तेज होते हैं, पता है ना। जीवाणु क्या करते हैं, मान लीजिए जीवाणु है, यहां आया और एंटीबायोटिक ली, तो एंटीबायोटिक क्या कर रही है, इसके जैव रासायनिक तंत्र को कमजोर कर रही है, इसकी प्रक्रिया को बाधित कर रही है। लेकिन जीवाणु भी क्या है, थोड़ा सा तेज होता है, तो वो क्या करता है, अपने चारों ओर सेल वाल बना लेता है। इसकी कोशिकाएं क्या करती हैं, जीवाणु की सेल वाल कोशिका भित्ति बना लेती हैं। अब जब सेल वाल बना लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स का असर क्या होता है, कम करने के लिए सेल वाल बनाते हैं। लेकिन पेनिसिलिन ऐसी एंटीबायोटिक है जो क्या करती है कि ये जो बैक्टीरिया जो सेल वाल बनाते हैं उस सेल वाल को बनाने ही नहीं देती और बनी हुई सेल वाल को भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो पेनिसिलिन ऐसी एंटीबायोटिक है, वो क्या करेगी, जीवाणु जो सेल वाल बनाते हैं, कोशिका भित्ति बनाते हैं, वो बनाने नहीं देती हैं और क्या करती है, उस जीवाणु की सेल को, उस जीवाणु को पेनिसिलिन क्या कर देती है, खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है पेनिसिलिन। तो हम कहेंगे कि हमारे शरीर में भी तो सेल्स होती हैं, फिर तो पेनिसिलिन हमारी सेल्स को भी खत्म कर देंगी। तो पेनिसिलिन उन पे इफेक्ट नहीं करती जो सेल वाल नहीं बनाते। तो और हमारे मानव शरीर में कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बनाती, इसलिए हमारे लिए ये पेनिसिलिन दवाई नुकसानप्रद नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिकाएं सेल वाल नहीं बनाती। ये नुकसानप्रद उन्हीं के लिए है जो क्या करते हैं, सेल वाल बनाते हैं। तो सेल वाल बनाने वाले जीवाणुओं को पेनिसिलिन क्या कर देती है बच्चों, नष्ट कर देती है। तो इस तरीके से क्या किया, रोग के प्रभाव को कम कर दिया। किसने कम कर दिया, एंटीबायोटिक्स ने। एंटीबायोटिक्स क्या कर रही हैं कि रोग के प्रभाव को कम कर रही हैं। तो ये क्या होती है कि ऐसा नहीं है कि कोई विशिष्ट एंटीबायोटिक कोई विशिष्ट बैक्टीरिया के लिए ही लाभप्रद है, अधिकतर सभी बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स काम आ जाती हैं। पर अगर रोग मतलब बैक्टीरियल ना होकर वायरल हो, वायरल यानी कि वायरस से हो, अगर रोग वायरस से होता है तो ये एंटीबायोटिक्स इन पर कार्य नहीं कर पाती। एंटीबायोटिक्स ओनली किस पे असर करती हैं, बैक्टीरिया पर, जीवाणु पर असर करती हैं। वायरस जनित बीमारियों पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो जीवाणु हैं उनका तो खुद का क्या होता है, खुद का जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, खुद का अपना सेल्फ, बाहर भी सजीव रहते हैं। लेकिन जो वायरस होता है वो वायरस क्या करता है कि परपोषी के शरीर में आने के बाद हमारी जो मशीनरी है उसका उपयोग करके अपना जैव रासायनिक प्रक्रिया करता है। तो वायरस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती, वायरस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो लेकिन HIV वगैरह जैसे रोग, इनके लिए एंटीवायरल औषधियां बनाई गई हैं और एंटीवायरल औषधियां क्या करती हैं, वायरस पर कार्य करती हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, रोग के प्रभाव को कम कर देते हैं। दूसरा है कि रोग के कारण को ही समाप्त कर दो। तो रोग के कारण को समाप्त, जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया क्या होता है कि जहां पर ज्यादा ठंडक होती है, जैसे डेंगू का है तो डेंगू का जो वायरस है वो कहां पाया जाता है, टंकी, पानी की लार्वा बनता है, वो पानी की टंकियों में रहता है, स्वच्छ पानी। तो आप क्या करें कि बहता हुआ रख दें जल, जो बहता रहेगा जल तो उसमें पनपेंगे नहीं। तो क्या करते हैं, कूलर वगैरह में पानी छोड़ देते हैं, तो वहां पर डेंगू का वायरस आ जाता है। इसी तरीके से देखिए कि मलेरिया है, तो मलेरिया ये जो नालियां वगैरह हैं, कीचड़ है, जहां पर इसका वो होता है, तो वहां पर क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं मिट्टी तेल का, फोक्स का। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि रोग के जो कारण है, जिनकी वजह से रोग फैल रहा है, उन कारणों को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो उपचार के दो नियम हैं, एक तो ये कि रोग के प्रभाव को कम कर दें, दूसरा रोग के कारण को ही समाप्त
कर दें। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रोग से बचाव कर सकते हैं। बच्चों वक्त तो चला है अब आपसे इजाजत लेने का, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट आगे मिलते हैं फिर।